व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के नोवेल के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट रेडियस से मिलने को जाता है ताकि वो रेडियस से उसकी पोयम दोबारा से सुन सके, लेकिन आर्ट अपने सामने देखता है रेडियस, यूटो और जेंट्री का एक असिस्टेंट, तीनों के तीनों बंदे जमीन पर मरे पड़े हैं। इन तीनों की डेथ का कारण ब्लैक स्पाइक्स है और ये वाली जो ब्लैक स्पाइक्स है यूटो की स्पाइक्स से अलग है। नेक्स्ट सीन में पूरी की पूरी काउंसिल सोच रही होती है आखिर इन तीनों को मारा कैसे गया इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के अंदर। काउंसिल को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता, ये लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे होते। जेंट्री को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि उसने अपना असिस्टेंट खो दिया है और एल्बॉन्ड को वापस मेन लाइन में भेज दिया जाता है वॉर के अंदर। तभी सीन शिफ्ट होता है एल्सार फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पर अपन 4 एलेक्रियंस को देखते हैं जो कि एक टीम बनाकर काम कर रहे होते हैं। इनमें से एक एलेक्रियन का नाम सिरसियम मिलव्यू है, जिसे कि अपन मिलव्यू कह के बुलाने वाले हैं। मिलव्यू एक सेंट्री है जो कि एल्सार फॉरेस्ट के अंदर अपनी टीम के साथ घूम घूम कर एरे प्लांट कर रहा है। एरे किसी ट्रैप जैसी चीज को कह सकते हैं जो कि ये लोग रास्ता सिक्योर करने के लिए प्लांट कर रहे हैं। ये लोग काफी सारे एरे प्लांट कर चुके हैं। इन लोगों का मेन मोटिव है एल्फ लोगों के ठिकाने का पता लगाना। ये चारों थक कर एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी मिलव्यू को सेंस होता है कुछ एल्फ लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों लोग चौकन्ना हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का मिशन है सिर्फ एरे प्लांट करना। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये यहाँ पर किसी भी तरीके से पकड़े जाए। तभी सीन वापस फ्लोटिंग कासल में शिफ्ट होता है जहाँ पर आर्ट वीरियन से कुछ अकेले में बात कर रहा होता है। आर्ट कहता है इन तीनों की डेथ भी सेम वैसी ही हुई है जैसे कि डायरेक्टर सिंथिया की हुई थी, है ना। वीरियन हाँ में जवाब देते हैं और कई सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। आर्ट सभी का जवाब दे रहा होता है। वीरियन को फिर से चिंता होने लग जाती है ये सोचकर जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे सेफेस्ट जगह है, यहाँ पर भी दुश्मनों के कारण से लोगों की डेथ हो रही है। ये खबर नोबेल लोगों से किसी भी हालत में छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो खामखा बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये दोनों काफी सारी बातें डिस्कस करते हैं जिनसे कि इनका कंक्लूजन ये निकलता है जिस तरह से डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर कर्स लगाया गया था सेम उसी तरीके से रेडियस और यूटो के ऊपर भी कर्स लगा होगा। और रही बात जेंट्री के असिस्टेंट की, जैसे ही रेडियस का कर्स एक्टिवेट हुआ वो उन स्पाइक्स के कांटेक्ट में आ गया होगा। आर्ट कहता है जो पोयम मुझे रेडियस ने सुनाई है जरूर से वो बहुत ही ज्यादा काम की पोयम है जिसमें रेडियस ने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है मुझे कुछ न कुछ जरूरी बात बताने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर कर्स लगा था वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकती थी। उसी तरीके से रेडियस के ऊपर भी कर्स लगा था, इसी कारण से उसने पोयम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सिक्योरिटी की बात होती है। फिर आर्ट यहाँ से चला जाता है। आर्ट अपने रूम में जाता है जहाँ पर एली, सिल्वी और बू आर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में आर्ट इन लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो एली और सिल्वी को ट्रेनिंग दे सके। आर्ट देखता है यहाँ पर कई सारे नोबल बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक लांस के एंटर होते ही सभी के सभी रुक जाते हैं। आर्ट इन लोगों के मेंटर से कहता है तुम लोगों को रुकने या फिर यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करने वाला, बस मैं अपनी सिस्टर को ट्रेनिंग कराने वाला हूँ। इसके बाद आर्ट अपने सिंपल अटैक्स का इस्तेमाल करता है और एली की ट्रेनिंग कराने लग जाता है। एली अपने अलग अलग टाइप के मैजिक एरोस का इस्तेमाल करती है और आर्ट के सारे अटैक्स को खत्म कर रही होती है। ये सब देखकर आर्ट काफी इंप्रेस होता है क्योंकि एक ऑर्डिनरी बच्चे के हिसाब से एली की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आर्ट बहुत सारे गोलेम्स भी क्रिएट करता है एली से लड़ाने के लिए, सेम वैसे ही गोलेम्स जैसे कि ऑल्फ्रेड बनाया करता था। आर्ट काफी देर तक एली की ट्रेनिंग कराता है। जितने भी यहाँ पर नोबल बच्चे थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, लेकिन ये लोग फिर भी अभी भी ट्रेनिंग किए जा रहे हैं। जब एली थक कर बैठ जाती है आर्ट सिल्वी से कहता है सिल्वी अब तुम्हारी बारी। सिल्वी अपने आप को तैयार कर लेती है आर्ट से लड़ने के लिए। आर्ट एली को काफी दूर भेज देता है ताकि वो सेफ रहे और इन दोनों के बीच में सीरियस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सिल्वी का ह्यूमन फॉर्म एकदम ही नया है, लेकिन नए फॉर्म के बावजूद भी एली एक व्हाइट कोर मेज का बराबरी से सामना कर पा रही होती है। जिस तरीके से फाइट के अंदर एली एरोस का इस्तेमाल करती है सिल्वी भी उसी तरीके से एरोस का इस्तेमाल करती है, लेकिन पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिल्वी कहती भी है कि मुझे इसका आइडिया एली से मिला है। सिल्वी अपने ह्यूमन फॉर्म और ड्रैगन फॉर्म में एक बड़ा डिफरेंस बताती है। जब भी सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में होती है सिल्वी का डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत होता है, फिर जैसे ही ह्यूमन फॉर्म लेती है सिल्वी का डिफेंस कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके बदले में माना यूजर्स की सारी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में माना इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। इसके बाद इन दोनों की ट्रेनिंग भी काफी देर तक चलती है। सिल्वी कई सारे माना ऑर्ब बनाती है आर्ट को डेमो दिखाने के लिए और अटैक करने के लिए। आर्ट सिल्वी से भी इंप्रेस होता है। फिर ये सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तभी एली आर्ट से एक सवाल पूछती है ब्रदर, एम्बिएंट माना और प्योर माना में क्या फर्क होता है। आर्ट जवाब
देता है प्योर माना के कंपैरिजन में एम्बिएंट माना ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर हम प्योर माना के साथ बाहरी एम्बिएंट माना को जोड़ते हैं तो इससे हमारे अटैक्स की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये सभी दोबारा से उठ जाते हैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन तभी आर्ट देखता है इन लोगों की तरफ एक गार्ड बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा है। आर्ट इस गार्ड के हाव भाव देखकर ही समझ जाता है कि जरूर से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गार्ड कहता है जनरल आर्थर करप्टेड माना बीस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड वॉल के बहुत करीब पहुंच चुका है और आपको बुलाया है बैकअप के लिए। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है एल्शायर फॉरेस्ट के अंदर उन्हीं एलेक्रियंस की टीम के ऊपर। मिल्व्यू अपने दो साथियों के साथ बहुत तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि एल्व्स इनका पीछा कर रहे हैं। मिल्व्यू की एक गलती के कारण से एल्व्स लोगों को भनक लग चुकी है कि एलेक्रियंस फॉरेस्ट के इतने अंदर तक घुस आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले मिल्व्यू अपनी टीम से अलग हो जाता है, एक लेक के पास चला जाता है अपने आप को साफ करने के लिए और फ्रेश करने के लिए। मिल्व्यू अपने सेंसरी मैजिक का इस्तेमाल करके बार बार चेक करता है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं, लेकिन फिर भी एल्फ लोग मिल्व्यू को देख लेते हैं। मिल्व्यू बहुत तेजी से भागने लग जाता है एल्फ लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी टीम के साथ वापस मिल जाता है। मिल्व्यू का एक टीममेट जिसका नाम जेन होता है मिल्व्यू को बचाने के लिए फटाक से मिल्व्यू के साथ अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फटाक से जेन एल्फ्स के पास जाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और भागने लग जाता है। जेन ने अपने आप को सेक्रीफाइस इसलिए किया क्योंकि मिल्व्यू एक सेंट्री है और सेंट्री के सेंसरी मैजिक की इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सिर्फ मिल्व्यू के साथ उसके दो साथी ही बचे हैं जो कि तेजी से भाग रहे होते हैं। काफी देर भागने के बाद ये तीनों थक जाते हैं, खासकर मिल्व्यू को जेन के लिए बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा होता है। कुछ टाइम के लिए ये लोग अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे कर लेते हैं। तभी मिल्व्यू को सेंस होता है दो एल्फ इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। फटाक से ये लोग अपने आप को छुपाने के लिए एक बहुत बड़े से पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। जो दोनों एल्फ यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से एक एल्फ एल्बोंड है जिसकी ड्यूटी अब एल्शायर फॉरेस्ट में लगा दी गई है। एल्बोंड अपने साथी के साथ एग्जैक्ट उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर मिल्व्यू अपनी टीम के साथ छुपा हुआ है। मिल्व्यू की हालत डर के मारे काफी ज्यादा खराब हुए जा रही होती है। तभी एल्बोंड ऊपर की साइड देखता है और वो मिल्व्यू को देख लेता है। भाई ये बंदा एल्बोंड जिस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका सेंसरी मैजिक, मेरे को लगता है ये बंदा एल्बोंड आगे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सीन वापस फ्लोटिंग कासल में शिफ्ट होता है जहाँ पर आर्ट और सिल्वी निकलने की तैयारी में होते हैं। लेकिन तभी एली जिद करने लग जाती है कि वो भी चलेगी। काफी लंबे समय से आर्ट एली को टालते हुए आया है। आर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एली फाइट करे, खासकर वॉर के अंदर। लेकिन एली कह रही होती है कि मैं सिर्फ वॉल के ऊपर से सिर्फ एरो से फाइट करूंगी और वहाँ पर तो तुम रहोगे ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए प्लीज मुझे अपने साथ चलने दो। सिल्वी भी एली का सपोर्ट करती है, इसी कारण से आर्ट मान जाता है और आर्ट खुद भी ये नहीं चाहता कि एली की इतनी ज्यादा मेहनत बर्बाद चली जाए। ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकलते ही आर्ट एक जूलर स्ट्रेजिन नाम के ऑफिसर से मिलता है। यह ऑफिसर आर्ट को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो कंडीशन वॉल पे इस वक्त बनी हुई है उसके बारे में। ऑफिसर बताता है वॉल के पास लगभग 20,000 से ज्यादा करप्टेड माना बीस्ट आने वाले हैं। ज्यादातर माना बीस्ट डी से लगाकर बी क्लास के हैं और कई सारे माना बीस्ट ए क्लास के हैं। इन सबसे ऊपर एस क्लास माना बीस्ट जिनकी संख्या लगभग दर्जन के आसपास है। इन लोगों के पास लगभग 2 दिन का टाइम है। जिस स्पीड से माना बीस्ट आगे बढ़ रहे हैं माना बीस्ट वॉल के पास 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। आर्ट अपने मन में कहता है आज से पहले एली ने कभी भी माना बीस्ट का सामना नहीं किया है। आज जिस जगह पर मैं एली को ले जा रहा हूँ वहाँ पर करप्टेड माना बीस्ट की संख्या 20,000 से ज्यादा है और एस क्लास लगभग दर्जन बराबर। जूलर आर्ट को लेकर वीरियन के पास चला जाता है जो कि आर्ट को यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आर्ट वीरियन के सामने जाता है वीरियन आर्ट को 2 बंदों से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि आर्ट की वॉल के पास मदद करने वाले हैं। एक बंदे का नाम केलम होता है जिसकी एज लगभग 25 साल के आसपास है। दूसरे का नाम गेविल जो कि लगभग 50 से 60 साल का है। जैसे ही गेविल की नजर एली और बू के ऊपर पड़ती है गेविल कहता है ये क्या है, क्या ये बच्ची और इसका पालतू पेट ये भी वॉल पर जाने वाला है हमारे साथ लड़ने के लिए। आर्ट गेविल को डराते हुए कहता है तुम एक लांस की सिस्टर को बच्ची की तरह एड्रेस नहीं कर सकते। ये सुनकर गेविल चुप हो जाता है। तभी वीरियन आर्ट को एक नया आउटफिट देते हैं खासकर इस वॉल वाले मिशन के लिए। आर्ट साइड वाले रूम में जाता है जहाँ पर 2 मेड्स आर्ट को रेडी कर रहे होते हैं। जैसे ही एक मेड आर्ट की कंघी कर रही होती है आर्ट खुद से कहता है अगर मैंने अपने बाल जल्दी से नहीं कटाए तो पीछे से मैं लड़की दिखने लग जाऊंगा। तभी सिल्वी कहती है ना ना ना, सिर्फ पीछे से थोड़ी ना आगे से भी। क्या तुम जानते हो मेरी नजरों में तुम कई सारी नोबल लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो।
सिल्वी के मजे लेते लेते ही आर्ट तैयार हो जाता है और बाहर निकलकर वीरेन भी आर्ट की मजे लेने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है। आर्ट और सभी लोग निकलने के लिए तैयार है। यहाँ से टोटल 6 लोग रवाना होने वाले हैं। पहला तो आर्ट और आर्ट के 2 असिस्टेंट, चौथा इंसान है सिल्वी, पांचवा एली और छठा सबका लेजेंड बू। सभी लोग यहाँ से उड़ के निकलने वाले हैं। एली सिल्वी के ऊपर बैठेगी और बू को सिल्वी अपने पैरों से पकड़ के रखेगी। गेविल और केलम के पास अपने अपने माना बिस्त है और आर्ट अपना बंदा तो खुद से उड़ सकता है। इन लोगों का सफर काफी लंबा होता है। उड़ते उड़ते इन लोगों को लगभग 4 से 5 घंटे हो जाते हैं और फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 20,000 से ज्यादा माना बिस्त तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सभी लोग अपने नीचे का नजारा देखकर काफी हैरान होते हैं। सारे के सारे माना बिस्त ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि नीचे माना बिस्त का समुद्र फैला हुआ है। आर्ट इन माना बिस्त को देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है। अब मजा आएगा ना बीड़ू। ये लोग यहाँ का नजारा देखने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वॉल के पास। जैसे ही आर्ट नीचे उतरता है, आर्ट अपने आसपास विंड का एक बैरियर बनाकर रखता है, लेकिन सिल्वी के पास किसी भी टाइप का बैरियर नहीं है। इसी कारण से एली और बू बेचारे बहुत ही गंदे तरीके से मॉइस्चर की वजह से भीग जाते हैं। जैसे ही आर्ट इस बड़ी सी वॉल के ग्राउंड फ्लोर पर उतरता है, आर्ट सैकड़ों सोल्जर्स को तैनात देखता है, लेकिन माना बिस्त के कंपैरिजन में ये सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा कम है। धीरे धीरे करके इन लोगों की चारों तरफ भीड़ जमा होने लग जाती है, जिसमें से ज्यादातर मर्चेंट्स और एडवेंचरर लोग हैं। सोल्जर्स तो अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। इन लोगों को देखकर आर्ट अपने मन में कहता है, ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। इन लोगों को ठीक से नहीं बताया गया होगा कि बाहर की साइड पर कितने सारे माना बिस्त है और खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। इसके बावजूद भी इन सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। जरूर से ये लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों के बैकअप के तौर पर एक बच्चा यहाँ पर आया है। यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे तक मुझसे कई साल ज्यादा बड़े हैं। मैं कुछ लोगों की फुसफुसाहट भी सुन पा रहा हूँ, जो कि आपस में कह रहे हैं, क्या ये बच्चा सचमुच में एक लांस है भी या नहीं। तभी यहाँ पर ट्रोडियस, एल्बेंथ, जेस्मिया, इन सभी कैप्टन्स की भी एंट्री हो जाती है, जो कि आर्ट को देखकर सिर झुकाकर सैल्यूट करते हैं। इसी मोमेंट पर आर्ट अपने सभी सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए सभी लोगों के सामने रियल हार्ट एक्टिवेट कर देता है। भाई जितना हो रहा आर्ट का इस वक्त निकल रहा है, ये सोल्जर्स जो कि आर्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे, ठीक से अपने पैरों पर खड़े तक नहीं रह पा रहे हैं। आर्ट के रियल हार्ट को देखकर सभी के सभी सोल्जर्स का जोश बहुत ही बढ़ जाता है। फिर एल्बेंथ आर्ट और बाकी सभी लोगों को मीटिंग कैंप की तरफ ले जा रहा होता है ताकि ये लोग डिस्कशन कर सके। आर्ट एल्बेंथ से कहता है, एली भी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, अगर तुम चाहो तो इसकी स्किल्स टेस्ट कर सकते हो। एल्बेंथ कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये एक लांस के शब्द है तो हमें पूरा भरोसा है। इसके बाद एल्बेंथ एली को एक स्टेला नाम की ऑफिसर के अंडर में भेज देता है, जो कि ऊपर के फ्लोर से फाइट करवाएगी। फिर आर्ट एल्बेंथ के साथ मीटिंग रूम में पहुंच जाता है, जहां पर आर्ट और सिल्वी के अलावा कई सारे और कैप्टन्स मौजूद होते हैं। आर्ट के एंट्री के साथ ही ट्रोडियस मीटिंग को शुरू कर देता है और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने लग जाता है। ये सभी एक राउंड टेबल पर बैठे होते हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा सा मैप लगा होता है। ट्रोडियस एक मार्कर की मदद से इस मैप के ऊपर कई सारे मार्क लगाता है। जिस भी एरिया पर मार्क लगे हैं, बड़े मार्क का मतलब 1000 सोल्जर्स और छोटे मार्क का 100 सोल्जर्स, यानी कि इतने सोल्जर्स तैनात है। एल्बेंथ के अंडर में टोटल 2000 सोल्जर्स है, जो कि इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है फाइट के लिए। सारे मार्क सेट करने के बाद ट्रोडियस आर्ट से कहता है, कमांडर वीरियन के मुंह से मैंने आपकी काफी तारीफें सुनी है। कमांडर ने कहा है, आपकी स्ट्रेटेजीज काफी अच्छी होती है, क्या आपके पास कोई प्लान है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। आर्ट कहता है, नहीं, मैं इस जगह से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ, अच्छा यही होगा कि आप ऑपरेट करें। आर्ट चाहता तो लीड कर सकता था और आर्ट कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन फिर भी वो ट्रोडियस को लीड करने के लिए कहता है। ट्रोडियस अपना प्लान सामने रखता है, जिसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा माना बिस्त को वॉल तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिए जाए, फिर बाकी के बचे कुछ माना बिस्त को यहाँ की ट्रुप से आसानी से संभाला जा सकता है। ऐसा करने के लिए सोल्जर्स के एक बहुत बड़े नंबर को वॉल से आगे भेजना होगा, ताकि वो पहले ही माना बिस्त का सामना करे। लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जितने भी सोल्जर्स आगे जाकर फाइट करने वाले हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। एल्बेंथ ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके इतने सारे लोग ऐसे ही मारे जाए, लेकिन इन लोगों के पास कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है और वॉल को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कारण से एल्बेंथ कुछ भी नहीं कह पाता। सिल्वी भी ट्रोडियस का सपोर्ट करती है, ये कहकर कि अगर कंडीशंस को देखा जाए तो ये प्लान बिल्कुल सही है। सारी बातें सुनकर आर्ट काफी डीप थिंकिंग कर रहा होता है, क्योंकि इस बंदे के पास एक बेटर प्लान है। आर्ट कहता है, मैं अपना प्लान कल बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो तो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है।
ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन अगला वाला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा। हो सकता है कल ही डाल दूं। सारे के सारे भाई लोग बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।